ये दिक्कत जो गर्भावस्था में या गर्भाधारण में जो दिक्कत होती है, तो क्या ऐसा ऐसा हो सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से कुछ पुरुषों में भी इस तरीके की स्पर्म में कोई दिक्कत आ रही हो? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो लंबे हो, वेट ज़्यादा हो, शहरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके हाइट छोटी हो, या ऐसा कुछ है? क्या आईवीएफ सुरक्षित है? क्योंकि जब भी इनफर्टिलिटी की बात होती है और जब भी स्पर्म काउंट की बात होती है, आईवीएफ के लोग बड़े जोरों शोर से चर्चा करते हैं। कई बार होता है 5 डेज या 6 डेज या 7 डेज डिले हो जाता है पीरियड्स। जिनकी शादियां हो चुकी थी वो अपनी बीवी से परेशान, जिनकी गर्लफ्रेंड्स थी वो अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान। बात क्या चल रही थी, कह रही जब से ठंड आया ना यार, और जब से प्रदूषण जो बढ़ा है ना, तो हमारी लड़ाई ज्यादा हो रही है। तो इन सब के बिहाफ से, क्योंकि कोई नहीं बताने वाला किसी शादी हो चुकी है, कोई नहीं बताएगा किसी गर्लफ्रेंड है, क्या प्रदूषण की वजह से लड़ाइयाँ घर में ज्यादा हो गई हैं, पत्नियां लड़ रही हैं, गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही हैं? ठंड के महीना आने के बाद में एक चर्चा जो है आम हो जाती है दिल्ली एनसीआर में, खासतौर से कि जो पर्यावरण है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो खराब होता चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? वो चीजें जो आम जीवन में, खासतौर से जो सांस लेने में दिक्कतें, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती है जो आपको नहीं पता है। तो इसी सब चीजों के ऊपर में, खासतौर से सामाजिक तौर पे जो महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर जो फर्क पड़ता है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर मीरा पाठक हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हम इन सब से जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें महिलाओं के ऊपर हो सकती हैं, खासतौर से गर्भावस्था में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इंडिया डेली लाइव में। थैंक यू। और हम इस पर चर्चा करेंगे, हम पूरा अपना जो चैनल का हमारा जो सेटअप है वो दिखाएंगे, और इस बारे में हम बात करते टहलते हुए करेंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि महिलाओं के ऊपर में खास तौर से क्या फर्क पड़ता है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से? ये सवाल तुमने बहुत अच्छा पूछा आदित्य। जो इफेक्ट होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, उसका इफेक्ट दो तरह से पड़ता है। एक तो वो डिपेंड करता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा कितना है, दूसरा वो डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन से एक्सपोजर चल रहा है उस एयर क्वालिटी इंडेक्स का। दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट पड़ता है कि कुछ हमारा हेल्दी पॉपुलेशन है उस पर इफेक्ट अलग पड़ता है, कुछ हमारा एट रिस्क पॉपुलेशन है उस पर इफेक्ट अलग पड़ता है। बट अगर महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो एक तो सिस्टमिक इफेक्ट्स पड़ते हैं। सिस्टमिक इफेक्ट्स पड़ते हैं जैसे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, हेडेक्स होने लग जाते हैं, ब्रेन फॉग होने लग जाता है, डिप्रेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मूड स्विंग्स की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कफिंग, वीजिंग, स्नीजिंग, रनिंग नोज, चेस्ट में पेन, थ्रोट में पेन। आप नोटिस करोगे बहुत लोग कहते हैं कि जब हम नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो गले में दर्द होने लगता है, चेस्ट में पेन होने लग जाता है, या कहते हैं हम नोएडा टू दिल्ली जाते हैं तो हमारी आंखों में जलन होने लग जाती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने लग जाते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे हार्मोन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो केमिकल्स हैं। केमिकल्स का इफेक्ट डायरेक्टली भी पड़ता है सेल्स पे, और केमिकल्स का इफेक्ट थ्रू द एंडोक्राइन सिस्टम भी पड़ता है, क्योंकि इन पे एंडोक्राइन डिस्ट्रक्टिंग केमिकल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस लाते हैं बॉडी में, स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल्स राइज करते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल्स राइज होंगे तो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा, साथ में हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ने लगेगा, किडनीज और लिवर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ने लग जाएगा। और अगर महिलाओं की बात करें स्पेशली, तो बहुत सारी महिलाएं नहीं जानती हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको डिस्मेनोरिया होने लग जाता है, पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होने लग जाता है, फर्टिलिटी लो हो जाती है, एग्स की क्वालिटी, एग्स की क्वांटिटी घटने लग जाती है इस टाइम पे। तो ओवरऑल अगर इफेक्ट देखा जाए तो पुअर एक्वाई का इफेक्ट बहुत हजार्डस होता है। एक बात जो जैसे आपने कही कि जो फर्टिलिटी भी खराब होती है, एग्स की भी क्वालिटी खराब हो जाते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये आम डिस्कोर्स में है क्यों नहीं? मतलब इस पर चर्चा क्यों नहीं हो पाती है? क्या इसका कोई खास वजह है, या क्या आप क्या समझते हैं डॉक्टर होने के नाते, आप क्या समझते हैं कि इसका चर्चा होना आम क्यों नहीं है? इसका चर्चा होना आम इसलिए नहीं है क्योंकि आम जनता अवेयरनेस लाना ही नहीं चाहती। मुझे लगता है हम लोग इतने आदत हो चुके हैं हमें इस EQI में रहने की कि जब भी हमारा 250 EQI होता है हम सोचते हैं कि वाह आज तो कम है। बट अगर देखा जाए तो 200 से ऊपर तो हेल्थ अलर्ट है, 300 के ऊपर तो हेल्थ हजार्ड हो जाता है। तो हम लोग इतना आदी हो चुके हैं इसमें रहने के, और इंडियंस की आदत नहीं है डिस्कस करने की अपनी प्रॉब्लम्स, आदत है क्लोज स्पेसेस में रहने की आदत है, इसलिए ये चीज़ इतनी आउट इन ओपन नहीं आ पाती। गर्भावस्था में खासतौर से अभी इस समय में जो भी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, महिलाएं आपके पास आती होंगी गर्भावस्था में जो चेक करवाने, तो आम किस तरह की दिक्कतें आप उनमें देखती हैं? क्या वो पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ होता है उसमें? पॉल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। पहले 3 मंथ्स के अंदर हम देखते हैं कि मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं,
और कंजेंटल डिफेक्ट्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ डिफेक्ट्स हैं जो कनेक्टेड होते हैं टू द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट्स होते हैं। बच्चों में पहले 3 महीने में अगर एक्सपोजर हो जाए टू हाई AQI तो कंजेंटल डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप कहेंगे तो हमने 3-4 दिन पहले की बात है, डिलीवरी रूम में 2 लेडीज एक साथ एडमिट हुई थी और एक के बच्चे को स्पाइना बाइफिडा था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और दूसरे के बच्चे को क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट था। सेकेंड चीज़ जो होती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है बच्चे की ग्रोथ में डिले आने लग जाता है, ग्रोथ में डिले, डेवलपमेंट में डिले आने लग जाता है एंड प्री मैच्योर बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चों की मूवमेंट्स कम होने लग जाते हैं। अगर अभी देखा जाए तो 8 नवंबर की बात है, अराउंड दैट टाइम हमारा AQI 450 हो गया था। तो जब AQI 450 हो गया था उस टाइम पे हम लोग ऑलरेडी सिजर कर रहे थे फॉर फीटल डिस्ट्रेस, और उस समय एक के बाद एक 3 महिलाएं हमारे लेबर में एडमिट हुई और तीनों को जब देखा गया तीनों के बच्चों का मेकोनियम स्ट्रेन लाइकर था। अब मेकोनियम स्ट्रेन लाइकर का मतलब है बच्चा डिस्ट्रेस में था, बच्चे ने डिस्ट्रेस के अंदर लैट्रिन पास कर दिया, टॉयलेट कर दिया। तो एक के बाद तीनों का सिजेरियन किया गया ताकि बच्चों का जान बचाई जा सके। बट अगर देखा जाए तो तीनों डिफरेंट फैमिली से आई थी, तो ऐसी क्या कॉमन बात थी उनमें कि उनके तीनों के बच्चे डिस्ट्रेस में थे, चारों के बच्चे डिस्ट्रेस में थे। तो ये हम AQI की तरफ पॉइंट करते हैं कि AQI इतना हाई था उस समय कि बच्चों की मूवमेंट्स कम हो गई, बच्चे डिस्ट्रेस में चले, और 450 के ऊपर तो बहुत ही पुअर होता है। तो वैसे हाँ, और सिजेरियन जैसे आपने बात बताया, क्या ऐसा सिचुएशन होता है कि इस समय में जो सिजेरियन जो केसेज हैं वो ज़्यादा बढ़ गए? मैंने खुद भी महसूस किया, मैं हॉस्पिटल में गया था कभी कुछ दिनों पहले, तो वो पूरा हॉस्पिटल 3 फ्लोर का था। 3 फ्लोर में जितने भी महिलाएं एडमिट थी जिनका प्रेगनेंसी का केस था सबको सिजेरियन किया गया। तो क्या इस समय में जो जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में ये ऐसा हो सकता है? कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं क्या? आदित्य तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस टाइम पे सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स में जब एक्सपोजर टू AQI हाई होता है उस समय प्रीमेच्योरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू प्लेसेंटा में चले जाते हैं, प्लेसेंटा से प्राप्त करके फीटस को अफेक्ट करने लगता है। फीटस प्रीमेच्योर होता है, फीटस का ग्रोथ रिटार्डेशन होता है और फीटस डिस्ट्रेस में चला जाता है क्योंकि उसको इतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जितना उसको चाहिए होता है। इन 3 कारणों की वजह से सिजेरियन के चांसेस इस टाइम पे जरूर बढ़ जाते हैं। मूड स्विंग्स के ऊपर खासतौर से, क्योंकि कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब महिलाओं में होता है तो लड़कियों में तो मूड स्विंग वैसे भी होता है, इससे भी कोई रिलेटेड है एयर क्वालिटी इंडेक्स में? क्योंकि अभी एक NCRB की रिपोर्ट में भी इस तरह की बात आई है कि महिला संबंधी अपराध बढ़ गए हैं। तो मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ उससे कि क्या मूड स्विंग्स महिलाओं को वजह से, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से ऐसा होता है और इस वजह से कुछ ना कुछ अपराध जो महिलाओं के प्रति वो बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ है? आदित्य, इस टाइम पे मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना फीमेल स्टीरियोटाइप्स बहुत हैं मूड स्विंग्स को लेकर, जबकि मूड स्विंग्स मेन के अंदर भी होते हैं और उस मूड स्विंग्स को कहा जाता है इरिटेबल मेल सिंड्रोम। बट बचपन से लड़कों की इस तरह से मेल्स की ऐसे कंडीशनिंग की जाती है कि वो अपने सप्रेस कर लेते हैं, रिप्रेस करते हैं इमोशंस को, तो वो डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा चला जाता है। बट मूड स्विंग्स चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, उसके कॉजेज होते हैं हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। इस टाइम पे क्या होता है कि जब AQI हाई होता है 200 के अबाव होने लग जाता है तो इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस हार्मोन्स पे। स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल्स हमारे ब्लड में बढ़ने लग जाते हैं। साथ में जो हैप्पी हार्मोन्स हैं हमारे ब्रेन के, जैसे सीरोटोनिन है, डोपामिन है, ये हार्मोन्स हमारे कम होने लग जाते हैं, ब्रेन में घटने लग जाते हैं। तो इस टाइम पे मूड स्विंग्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैप्पी हार्मोन्स के बारे में जरूर बता दीजिए, क्योंकि कई लोग नाम से समझ रहे होंगे। हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं खुश करने के वजह बनता है मनुष्य में, उस बारे में जरूर बता दीजिए दर्शकों को हमारे। देखिए, ऐसा है कि देयर आर 4 हैप्पी हार्मोन्स। हमारे ब्रेन में 4 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। एक सीरोटोनिन है, एक डोपामिन है, एंडोर्फिन्स हैं और ऑक्सीटोसिन है। ये चारों हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में नेचुरली खुशी लाते हैं। तो ऐसे बहुत नेचुरल वेज हैं जिससे हम सीरोटोनिन अपने ब्रेन में बढ़ा सकते हैं, अपने ब्लड लेवल्स बढ़ा सकते हैं सीरोटोनिन के। जैसे सीरोटोनिन इज एसोसिएटेड विद नेचर। अगर आप वॉक करते हैं नेचर में, मेडिटेट करते हैं, प्रे करते हैं, थैंकफुल रहते हैं, ऐसे कंडीशंस में सीरोटोनिन के लेवल्स अपने आप हाई होते हैं। और सेकंड है जैसे डोपामिन। डोपामिन हमारा रिवॉर्ड केमिकल है। जब हम कोई छोटा सा अचीवमेंट करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है, वो डोपामिन की वजह से होती है। एंडोर्फिन्स होते हैं पेन के साथ, पेन रिलीफ केमिकल्स। जैसे अगर आप जिमिंग करते हैं या आप कोई काइंडनेस का एक्ट करते हैं तो एंडोर्फिन्स के लेवल्स हाई होते हैं। और ऑक्सीटोसिन हमारा बॉन्डिंग हार्मोन होता है। तो व्हेनेवर जब आप बच्चे को हग करते हो, अपने पेट से मिलते हो, अपना प्यार एंड लव एंड काइंडनेस दर्शाते हो, उस समय
ऑक्सीटोसिन के लेवल्स हाई होते हैं। तो नेचुरल वेज हैं ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स को रेज करने के। जब डिप्रेशन एंग्जाइटी होता है तो जनरली इन केमिकल्स के लेवल्स लो पाए जाते हैं और इन्हीं को बैलेंस करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। ये सब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से खराब होती हैं। ये सब अफेक्ट होता है, सब हार्मोन्स के लेवल्स लो होने लग जाते हैं इस टाइम पे। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, हाँ एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं, तो हार्मोन्स के लेवल्स को अफेक्ट करने लग जाते हैं। और सेकंड है कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, तो स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने से भी इन हार्मोन्स के लेवल्स अफेक्ट हो जाते हैं। दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि घर में अगर आपकी पत्नी है, गर्लफ्रेंड्स हैं, अगर कोई लड़कियां हैं तो अगर उनसे आप बात कर रहे हैं और आप बात करते वक्त तो आप चिढ़ रही हैं तो उनसे गुस्सा ना करिए। वो हो सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से जो है ये दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा हो सकता है। एंगर बढ़ जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस लेवल्स हाई होने लग जाते हैं। बल्कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं इस टाइम पे उनको स्लीपलेसनेस होने लग जाता है, डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं इस टाइम पे। अच्छा, एक ये दिक्कत जो गर्भावस्था में या गर्भाधारण में जो दिक्कत होती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से कुछ पुरुषों में भी इस तरीके की स्पर्म में कोई दिक्कत आ रही हो या उस तरीके से ना होता हो, बच्चे को जब धारण करते हैं तो वो दिक्कतें आती हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल आदित्य, क्या होता है कि स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी, ये भी इफेक्ट होता है क्योंकि पॉल्यूटेंट्स केमिकल्स हैं। केमिकल्स का इफेक्ट सेल्स पे डायरेक्टली भी होता है, केमिकल्स का इफेक्ट हार्मोन्स पे भी होता है। तो केमिकल्स जब इफेक्ट करने लग जाते हैं तब उस समय स्पर्म्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो लोगों को पता नहीं चलता है बट अननोइंगली वो भी अफेक्ट हो रहा होता है। मेल की फर्टिलिटी भी इफेक्ट हो रही होती है इस टाइम पे। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छा अभी जो हमने डिस्कशन किया उनसे एक चीज़ मैं पर्सनली बहुत जागृति मेरे अंदर आई है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो धूल के कण खाली नहीं होते हैं, केमिकल भी होते हैं और वो हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे होते हैं, ये दिक्कतें आती हैं। अच्छा, एक ये चीज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो गड़बड़ हो जाना होता है तो उसमें एक तो ये हमारे दर्शकों को ये जरूर बताए क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, युवतियां हैं जो देखेंगी, उस ठीक कैसे कर सकते हैं उस तरह की अगर इरिटेशन कुछ आ रही है तो क्या कोई मेडिटेशन है या कोई ऐसी घरेलू दवाई हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वो ठीक किया जा सके? बिल्कुल, इस समय जो होता है, इस समय क्या करना चाहिए, हर पर्सन को इस समय AQI के ऊपर एक नज़र रखनी चाहिए बिकॉज AQI के लेवल्स हमेशा आपके फ़ोन पे आते रहेंगे, मीडिया के थ्रू नॉलेज मिलती रहती है। तो AQI के लेवल्स का जो सिटी है, सिटी के साथ एक कलर जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर कलर ग्रीन है इसका मतलब AQI के लेवल्स 100 है, 0 to 100 है। 0 to 100 का मतलब है एयर क्वालिटी इज सैटिस्फैक्टरी एंड गुड। ऐसे कंडीशन में आप आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं। जब AQI के इंडेक्स का कलर होता है येलो, इसका मतलब है कि एयर क्वालिटी अब मॉडरेट हो गई है, उसका लेवल्स 100 to 200 हो गए। ऐसे में जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं हमारे, हाई रिस्क ग्रुप्स हैं हमारे, जैसे बच्चे हैं अप टू 5 years ऑफ एज, बड़े लोग हैं मोर देन 65 years ऑफ एज, जो डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव्स हैं, जिनके लंग डिसऑर्डर्स पहले से हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसे लोगों पे अब अफेक्ट आने लग जाता है AQI का। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपना लिमिट कर देना चाहिए आउटडोर एक्टिविटी को। फिर जब अगर कलर आपकी सिटी के बगल में ऑरेंज आता है तो ऑरेंज का मतलब है कि अब AQI के लेवल्स 200 to 300 हो गए, पुअर हो गए, 200 के अबव हेल्थ अलर्ट हो गए। ऐसे कंडीशन में चिल्ड्रन को आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कम कर देनी चाहिए, जैसे उनको बाहर खेलने के लिए मत भेजिए। और जब कलर रेड हो जाता है दैट मीन्स 300 to 400 वो वेरी पुअर है, उसमें अब हेल्थ हज़ार्ड शुरू हो गया, हेल्दी लोगों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। अब हेल्दी लोग भी बाहर जाना अपना लिमिट करने लगे। ऐसे में लोग ये ना सोचें कि मैंने वॉक करना है, मैं वॉक करके अपनी हेल्थ सुधारना, हाँ, और बीमार हो रहा है मैं जिमिंग कर लूँ शायद उससे मुझे फायदा मिलेगा, बट वो तो हेल्थ खराब करता है। तो घर से बाहर निकलना कम कर देना चाहिए। और 400 के अबाउट तो मरून हो जाता है, इट इज़ वेरी पुअर। ऐसे में तो बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। अगर बाहर निकलना भी हो तो N95 मास्क पहन के निकलें, ऐसे मास्क पहन के निकलें कि फेस पे अच्छे से सील हो जाते हैं, जिनमें फिल्टर वॉल्व्स होते हैं। इसके अलावा घर में एयर प्योरीफायर्स हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता एयर प्योरीफायर्स वो इंडोर एयर प्लांट्स लगा सकते हैं। एयर प्योरीफायर्स हैं जैसे स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, मनी प्लांट है, एरिका पाम है, फर्न्स है, वो सब लगाएं ताकि एयर क्वालिटी घर में अच्छी रहे, बच्चों को और सबको, महिलाओं को भी अच्छी एयर क्वालिटी मिले, प्रेग्नेंट औरतों को अच्छी क्वालिटी मिले। एक और तरीका होता है न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, और यहाँ पे हेल्दी लोग और एट रिस्क एवरीबडी शुड टेक केयर कि इनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो। इस टाइम पे जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सारे के सारे ऐसे हैं जो एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स का इफेक्ट होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो न्यूट्रिएंट्स उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हमें एटलीस्ट 5 कलर्ड फूड्स खाने चाहिए इन आवर डाइट एवरी डे। 5 कलर्ड फूड्स में आता है वाइट जैसे मिल्क एंड एग्स,
येलो जैसे हल्दी दूध बहुत फ़ायदा करता है। नींबू है येलो, ऑरेंज में ऑरेंजेस हैं, मौसमी हैं, उनका विटामिन सी का इफेक्ट बड़ा अच्छा रहता है। रेड है जैसे कैरेट्स एंड स्ट्रॉबेरीज है। इस तरह से ग्रीन जैसे स्पिनच है। तो इन फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करने से अपने आप जो एयर पोल्यूशन का इफेक्ट हो रहा है वो कम होने लगता है। इन चीज़ों का ध्यान रखने से, और पानी खूब लेना है, स्टे हाइड्रेटेड। तो जो हाइड्रेटेड रहेगा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, इंडोर प्लांट्स का फ़ायदा उठाएंगे, एयर प्योरीफायर रखेंगे, तो अपने आप हेल्थ बेनिफिट्स इन चीज़ों में मिलने लग जाएंगे और एयर पोल्यूशन का इफेक्ट कम होने लगेगा। एक चीज़ मैं आपको, मतलब हो सकता है कि ये लोग माने विश्वास करें ना करें, लेकिन मैंने एक दो चीज़ें महसूस की। गांव में जो बच्चे हो रहे हैं पैदा, उनकी हाइट थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन जो शहरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको हाइट छोटी है। तो मैं जानना चाहता हूँ, और मेरे साथ साथ दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लोग भी महसूस कर रहे होंगे। पूछना होता है, प्रश्न आप पूछते नहीं है तो आप, क्योंकि घबराहट होती है, शर्म आता है, कहीं हम जो पूछेंगे तो फिर कोई हमें जज ना करे। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो लंबे हो, वेट ज़्यादा हो, शहरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके हाइट छोटी हो, या ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल इफेक्ट है। इफेक्ट इस चीज़ का है कि गाँव में AQI जनरली अच्छा रहता है, सेटिस्फैक्टरी और गुड होता है। दूसरा ये है कि आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, सब चीज़ें एकदम फ्रेश हैं, कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स नहीं है, कोई हमारे बच्चों को तो ये भी, लोगों को ये भी खाने की आदत है जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। अगर जूस भी पियेंगे शहर के लोग तो वो भी वो वाला लेंगे जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो नेचुरल खान पान की वजह से आई थिंक कि ग्रोथ जो है बच्चों का इन द फीटस, इन द वूम, वो बहुत अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू शहर का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शहर वाले थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हैं। शहर वाले भी अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों की ग्रोथ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कर, बहुत मजाक उड़ाते हैं। वैसे हम जो गाँव में बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं। इंटेलिजेंसी पे भी फर्क पड़ता होगा, क्योंकि हेल्थ ज़्यादा है तो इंटेलिजेंसी पे फर्क पड़ता होगा कुछ? देखिए, जहाँ पे डेवलपमेंटल डिले आता है, जहाँ पे रिटार्डेशन आती है ग्रोथ की, वहाँ पे फिर रिटार्डेशन ऑफ द ब्रेन भी है एज कम्पेयर टू द बॉडी भी है। दोनों चीज़ों पे इफेक्ट तो पड़ता ही है, डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है बच्चों की ब्रेन पे। हमने देखिए बात कर लिया कि मेंस्ट्रुअल दिक्कत हो रहा है, स्पर्म के बारे में हमने बात कर लिया, हमने गर्भावस्था में की जो भी चीज़ होती है वो बात कर लिया। एक चीज मेरे मन में एक और प्रश्न है कि बांझपन जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं। इनफर्टिलिटी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि जब सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक साइकिल में है, तो इनफर्टिलिटी भी है महिलाओं में या पुरुषों में भी इस तरह की दिक्कत आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी एंड मेल इनफर्टिलिटी दोनों के केसेस बढ़ रहे हैं। एक का इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ता ही है। क्या इसको ठीक करने का तरीका है, कुछ ऐसा है? ठीक करने का तरीका यही है कि जो जनरल मेजर्स हैं, ताकि आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें, थोड़ा सा एयर प्यूरिफाइड करें अपने आसपास, कोशिश करें। तो इन सब मेजर्स को लेने से, जो अभी टिप्स मैंने बताया, उन सब से हो सकता है कि आप बच जाएं थोड़ा सा फ्रॉम द हैज़ार्ड्स, हेल्थ हैज़ार्ड्स ऑफ एयर पोल्यूशन। बहुत सारी बात हमने महिलाओं के ऊपर कर ली है, कुछ पुरुषों के ऊपर बात कर ले, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं ऐसा ना सोचे कि हमने भेदभाव किया है। पुरुषों के ऊपर जेड क्वालिटी इंडेक्स का फर्क पड़ रहा है, उनके मूड स्विंग्स के ऊपर में, उनके उसके बारे में जरूर बताइए कि पुरुषों को किस किस समस्याओं से झेलना पड़ता है, और महिलाओं को भी समझने की जरूरत है कि अगर इस तरह की चीज़ अगर पुरुष के साथ हो रही है तो महिलाओं को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इस बारे में भी कुछ बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर थोड़ा एंग्री हो रहा है, थोड़ा इरिटेबल हो रहा है या थोड़ा विड्रॉ कर रहा है, तो उसको सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, उसे समझने की कोशिश करिए कि क्या रीजंस हैं उसके पीछे। इस समय ज़रूरी है कि पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करें, और सपोर्ट से और अच्छे खाने पीने से, ध्यान रखने से हर हेल्थ हैज़ार्ड के ऊपर काबू पाया जा सकता है। ये सब चीज़ें पुरुषों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये कि जो पुरुषों में जो दिक्कतें होती हैं, खासतौर से जो स्पर्म काउंट की बात होती है, तो उनके खान पीन में कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि उनका स्पर्म काउंट जो है ठीक हो और उनका सेक्सुअल लाइफ जो है वो थोड़ा सा ठीक हो पाए? इस बारे में कुछ बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, इसके लिए तो ज़रूरी है कि एक बार किसी स्पेशलिस्ट के पास जाए, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके करा जाए, उसका इलाज करा जाए अगर ऑलरेडी कोई बीमारी है तो। और अगर बीमारी नहीं है तो ज़रूरी है कि प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनसे हम फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट, मतलब इफेक्ट ना पड़े, नेगेटिव इफेक्ट तो ना पड़े। ये IVF का बड़ा चलन है आजकल। मैं IVF के ऊपर वैसे तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है और उसके ऊपर एक अलग से हम लोग आधा एक घंटा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार कहूँ कि IVF सुरक्षित है, क्योंकि जब भी इनफर्टिलिटी की बात होती है
और जब भी स्पर्म काउंट की बात होती है आईवीएफ के लोग बड़े जोरों शोर से चर्चा करते हैं। आईवीएफ के बारे में बता दीजिए एक बार जरूर, कितना सुरक्षित है और कराना मतलब एक अंतिम उपाय हो सकता है, लेकिन क्या वो अंतिम में हम एक वही उपाय है कि जिससे हम बच्चा ले सकते हैं, या क्या क्या दिक्कतें होती है महिलाओं में, उस बारे में बता दीजिए। देखिए आईवीएफ एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक अपनाने के लिए पहले बहुत ज़रूरी है कि सारे टेस्ट वगैरह कराए जाए, और एक पर्टिकुलर तरीका होता है, बड़े एथिकल वेज होते हैं, हमारे गुड प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके हिसाब से अगर चला जाए तो पहले हम मेडिकेशन से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं इनफर्टिलिटी। जब मेडिकेशन से ट्रीट नहीं होती है तो सेकेंड ऑप्शन होता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, थर्ड ऑप्शन आता है फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सब ऑलरेडी एक टेक्निक है, एक तरीका होता है इन सब चीज़ों को ट्रीट करने का, तो वो उस हिसाब से इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ट्रीट करते हैं। बट आईवीएफ एज सच फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमेशा मेडिकेशन है कि पहले मेडिसिन से ट्राई किया जाता है, और जहाँ पे लगता है कि मेडिसिन हेल्प नहीं कर पाएंगे वहाँ फिर आईवीएफ एक ऑप्शन बनता है। आईवीएफ का प्रश्न मैंने एक कारण और मैं आपको बताऊं कि एक गिरोह संचालित हो रहा था कुछ दिनों पहले, दिल्ली में एक गिरोह पकड़ा गया जो आईवीएफ के नाम पे जो है, जो शुक्राणु जिसको कहते हैं, स्पर्म जिसको कहते हैं, या एग्स जिसको कहते हैं, उसकी धोखाधड़ी कर रहे थे। मतलब मुझे नहीं पता कि मेरा स्पर्म कहाँ जा रहा है, जब मैं दे रहा हूँ किसी को स्पर्म, मेरा मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। फीलिंग्स है, वैसे आप कोई जानता नहीं है कि बच्चा कहाँ गया, ये फीलिंग्स हमारी कनेक्टेड है। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ऐसा हो सकता है कि स्पर्म एक स्पर्म की जरूरत हो या एक एग्स की जरूरत हो तो वो ज़्यादा निकाल ले हो या ज़्यादा उसका इस्तेमाल करता है, ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट की जहाँ पे आईवीएफ सेंटर्स होते हैं, जहाँ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक सप्लाई होती है, वहाँ गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। वो रेगुलेटरी बॉडीज़ अपने आप ये सब चेक करती रहती हैं, ये सब चेक एंड बैलेंस में रखती हैं कि जो भी प्रोसीजर किया जाता है उसकी नॉलेज अच्छे से मिले पेशेंट को, पेशेंट के पार्टनर को, एंड फिर सब कुछ इन्फॉर्म वे में कंसेंट के साथ किया जाता है। और ऐसे में फिर बाद में हो सकता है एक दो सेंटर्स ऐसे हैं जो एक्रेडिटेड ना हो, जो गवर्नमेंट की नज़र में ना हो, ऐसे लोग, ऐसे सेंटर्स इस टाइप के काम कर सकते हैं। बट फिर बाद में ये पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो ऐसे सेंटर्स में जाता है तो पहले चेक कर ले कि क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर है, क्या यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ का कोई वो है, क्रेडिटेड है कि नहीं है, सर्टिफिकेशन है कि नहीं है डॉक्टर के पास। तो ये सब चीज़ें चेक करके फिर ही जाए, और फिर बाद में अगर ऐसे सेंटर में जाता है तो बहुत अच्छे से वहाँ पे ट्रीटमेंट भी होगा और बहुत एथिकल प्रैक्टिसेस भी फॉलो होंगी। चेक कैसे कर सकता है? मतलब जैसे मुझे पता है, मैं बता देता हूँ वैसे कि आप स्वास्थ्य विभाग के किसी ऑफिस में जाकर के पता कर सकते हैं। एक बार दर्शकों को हमारे ये बता दीजिए कि आईवीएफ सेंटर्स को लेकर के, या जो ये अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड के कुछ ऐसे कहाँ से पता किया जा सकता है कि मतलब ये अच्छा है, या मतलब सरकार से नियमों के अनुसार चल रहा है, इस बारे में बता दीजिए। ये ऐसे सर्टिफिकेट्स वो जाएं जब ऐसे सेंटर्स में तो फिर बाद में वो डॉक्टर से और हॉस्पिटल से मांगे उनको। वो जैसे सीएमओ ऑफिस होता है, हर जगह का चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस के अंदर वो लिस्ट होती है हॉस्पिटल्स की जो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट द्वारा, उस लिस्ट को एक्सेस किया जा सकता है। और इनके पास भी इनके रिन्यूअल होते हैं सर्टिफिकेट्स के, तो इस हिसाब से देखा जाए कि इनके सर्टिफिकेट्स रिन्यू हुए हैं कि नहीं हुए। तो वन वे टू फाइंड आउट इज कि आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाएँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में जाकर पता करें कि क्या वो सेंटर्स अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, एंड फिर प्रोसीड करें। इवन अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को भी रिन्यू कराना पड़ता रहता है अपना लाइसेंस, तो लाइसेंस पुरुष होने के नाते जितना मुझे लगा कि महिलाओं के लिए पूछा जाना चाहिए वो मैंने पूछा। और हम अगला सेगमेंट जो हमारा आता है, अगला पार्ट जो आता है, उसमें हमारे आप जैसे देखेंगे अगल बगल में बहुत सारी हमारी साथी लोग हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सबके मन में कुछ न कुछ प्रश्न होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलेटेड कि उनके स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों से हम एक बार आपसे डिस्कस करवाएंगे। सर जितने हमारे साथी हैं वो भी, उनके कुछ प्रश्न हैं वो भी आपसे कुछ पूछेंगे। तो मैम सबसे पहले हमारे अलीशा हैं, रिपोर्टर हैं हमारे यहाँ पे, और पहला प्रश्न हमेशा रिपोर्टर से शुरू करना चाहिए, इसलिए हम रिपोर्टर से शुरू कर रहे हैं। तो अलीशा सबसे पहले हम मैम से आप अच्छे से एक बार डिस्कस करके, ताकि जो बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो नहीं पूछ पाती हैं, आप ऐसे प्रश्न पूछिएगा जो आप सभी को समाहित एक साथ कर पाएं। मुझे ये जानना है कि जैसे कई बार जो पीरियड से रिलेटेड जो लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या है कि कई बार होता है 5 डेज या 6 डेज या 7 डेज डिले हो जाता है पीरियड्स। तो अगर आपके आसपास कोई अगर मान लीजिए पीसीओडी से सरवाइव कर रहा है या फिर किसी को थायराइड है, तो फिर वो आपको कहने लगता है कि अरे ये सिम्टम्स है तुम्हारे अंदर, तो शायद आपको अगर 5 डे या 6 दिन डिले हो गए तो क्या वो थायराइड और पीसीओडी का सिम्टम्स है? नहीं, देखिए ऐसा है, वंस इन अ वाइल इन 12 मंथ्स
ये क्वाइट पॉसिबल है कि अगर रेगुलर साइकिल्स चल रहे हैं तो एक कोई साइकिल इरेगुलर हो जाए, बट अगर वो रेगुलरली इरेगुलर हो रहे हैं, ज़्यादा लंबे हो रहे हैं या गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, दोनों कंडीशंस के अंदर टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड कि आया जाए, एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके इन्वेस्टिगेट कराया जाए, तो ये अच्छा रहता है। मतलब थायराइड मतलब 5 डेज के भी अगर हो रहा है 5 डेज 6 डेज तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल जो है अलीशा, इट इज 7 डेज, Okay. अप टू 7 डेज हो सकता है, वो नॉर्मल है। एंड गैप भी 7 डेज हियर एंड देयर इज नॉर्मल, कि अगर आपका 28 डे का साइकिल है तो 21 डेज का साइकिल भी चल जाएगा, एंड 28 + 7 डेज भी कभी कभी हो सकता है। लेकिन तो ये हाँ उसका normal है। मतलब हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा सिम्टम्स बता दी कि जैसे कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ये चीज़ें लगता है तो लोग कहते हैं एक बार थायराइड का टेस्ट करा दो, तो क्या वाकई उसके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि मे बी बिल्कुल। हमको ये हो सकता है? बिल्कुल, एक चीज़ मैंने देखी है, नोटिस किया है अलीशा, कि नोएडा के अंदर थायराइड काफ़ी कॉमन है। कुछ कुछ जगहों में बिकॉज ऑफ आयोडीन, ओके कि आयोडीन के लेवल्स वाटर के अंदर कम होते हैं तो थायराइड डिफिशिएंसी कॉमन होती है। तो नोएडा में थोड़ा थायराइड डिफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा हैं। थायराइड के जो सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइडिज्म के, क्योंकि जनरली हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसमें होता है कि स्किन का टेक्सचर थोड़ा कोर्स हो जाता है और बाल झड़ने लग जाते हैं। अच्छा 1/3 ऑफ द आईब्रोज वो कम होने लग जाती हैं और आईलैशेस कम होने लग जाते हैं। उसके अलावा जो होती है कि हाँ, थायराइड का इफ़ेक्ट हर सिस्टम पे थोड़ा थोड़ा पड़ता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन एक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो जहाँ मेटाबॉलिज्म कम होने लग जाता है वहाँ थोड़ा वेट गेन होने लग जाता है, जहाँ मेटाबॉलिज्म कम होने लग जाता है वहाँ थोड़ा सा अनीमिया होने लग जाता है, वहाँ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कॉमन हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स थायराइड में मिल जाते हैं। तो जनरली फीमेल्स जिनको थायराइड डिजीज़ होती है और वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, मैरिड है, उनको बच्चे होने में दिक्कत होती है, और जब बच्चा हो जाता है तो अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया थायराइड का और थायराइड डिजीज़ डिटेक्ट नहीं की गई तो फिर उस प्रेगनेंसी को टिकने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। ओके मीन्स जब पीरियड्स होते हैं गर्ल्स को तो ये होता है उनको पेन होता है, बैक में होता है, पेट में होता है, पर मेरा ये होता है कि मेरे को एक हाथ में पूरा होगा और पैर में, तो मेरे से वर्क नहीं किया जाता कुछ भी, फिर ऐसे लेट जाती हूँ, बिल्कुल आंसू निकलने लगते हैं अपने आप ही। और मम्मी से कहूँगी कि मम्मी मेरे को ये चीज़ हुई है, मम्मी ये तेरे खून की कमी है या फिर तुझे कमज़ोरी है, बस ये मेरे को समझ नहीं आता मैं डॉक्टर को बोलूँ कि मेरे को ये चीज़ हो रही है। सही बात, बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि हम लोगों की ना आदत हो चुकी है बचपन से पेन सहने की, कि थोड़ा बहुत पेन तो चलेगा, पर नहीं, थोड़ा सा भी पेन ये चीज़ दर्शाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वो चीज़ हमेशा आपको इन्वेस्टिगेट करानी चाहिए। आप इन्वेस्टिगेट कराइए, बिल्कुल एक अल्ट्रासाउंड कराइए। ऐसे कई कंडीशंस होते हैं क्योंकि नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, तो कहीं की नर्व का रेफर्ड पेन कहीं और होता है। हो सकता है कि उस समय जो पेन आपको हो रहा है वो यूट्राइन पेन रेफर हो रहा है आपके शोल्डर पे, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो पेन अनरिलेटेड है, वो किसी और रीज़न से हो रहा है, शायद सर्वाइकल कनेक्टेड है। ओके तो इस चीज़ों को आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि जैसे मेंस आता है महीने में, ठीक है, तो कभी कभी जो ब्लड होता है वो पूरा ऐसा होता है जैसे वो समझ में आता है कि वो ब्लड है, और कभी कभी क्या होता है ना कि उसकी मात्रा जो होती है जैसे वो ब्लैक में आना शुरू हो जाता है ना, और कभी कभी 3-4 दिन बस ब्लैक ब्लैक ही आ रहा है, फिर कभी ऐसा हुआ कि पूरा रेड रेड आ रहा है, तो ये क्या हो सकता है? वो कलेक्टेड ब्लड होता है। जो ब्लैक आ रहा है वो पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है, तो वो इसलिए आता है। बट एक बार मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी कि आप इन्वेस्टिगेट कराएं और फिर बाद में ट्रीटमेंट लें उस चीज़ का। कई बार पुराना ब्लड होता है, वो पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड जो रह गया वो आता है इस तरह से, उसके बाद फिर फ्रेश ब्लड आता है। हाल है कि आजकल यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गर्ल्स में है, वुमेन्स में है, जिसको लेकर लोग जल्दी बात नहीं करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अनहाइजीन या फिर जो हम आजकल टॉयलेट्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सच में यही रीज़न होता है या आखिर क्यों यूटीआई की प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा फैल रही है लेडीज़ में? तो जो यूटीआई की प्रॉब्लम है उसके ना कारण ये होते हैं कि फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि फीमेल्स की बनावट इस तरह से होती है कि उसमें यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, हाँ, क्योंकि जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पहले से वो इन्फेक्टेड होते हैं, तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यूज़ ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स डेफिनेटली चांसेस बढ़ाता है यूटीआई होने के। तीसरा ये है कि आजकल इतने बिजी हो गए लाइफ कि कोई पानी पीना याद नहीं रखता है, तो जस्ट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। जितना आप पानी पियोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना यूरिनरी ट्रैक्ट क्लीन होता रहेगा, उतना बैक्टीरिया के स्टिक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मतलब कैसे इस बीमारी से हम बच सकते हैं, क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो? फर्स्ट है कि आप जितना हो सके
यूरिन को होल्ड करने की आदत नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों को आदत है कि यूरिन आ रहा है, होल्ड कर लिया, तो यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए। सेकंड ये है कि जितना हो सके पब्लिक वॉशरूम्स अवॉइड करने चाहिए। तो इस चीज़ के लिए ऐसे बहुत सारे सैनिटाइजर्स आए हैं, टॉयलेट स्प्रेज आए हैं, जिससे आप सीट को सैनिटाइज कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि जितना हो सके पानी पीजिए। इन 3 चीज़ों को अगर करें। एंड फोर्थ इज़ ऑल्सो कि कुछ फूड्स होते हैं, जैसे क्रैनबेरी जूस है। क्रैनबेरी जूस का कहते हैं कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर बार बार यूटीआई होता है तो क्रैनबेरी जूस पीने से वो अल्कलाइन हो जाती है यूरिन। मैम आपसे हम थोड़ा सा पीरियड से हट के सवाल पूछेंगे। आपके पास बहुत सारी ऐसी पेशेंट आती होंगी जिनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिक्कत होता है, मतलब 10 में से ऐसी महिलाएं आपके पास जरूर आती होंगी जिनको प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होती जल्दी। और उसके पीछे का कारण क्या है? आज की जो खराब लाइफस्टाइल है, खराब खान पान है, या फिर कुछ और? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। पर पहली चीज़ ये है कि मैंने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी तब होती है जब आप 2 इयर्स से ट्राई कर रहे हैं, रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं, एंड 2 इयर्स तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। लोग क्या करते हैं, 6 मंथ्स ट्राई करते हैं, 7th मंथ करते हैं कि भाई नहीं हो पा रहा है। इतना प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है या पेरेंट्स का प्रेशर होता है, 6 मंथ्स के बाद ही इन्वेस्टिगेट होने के लिए आ जाते हैं। तो ये नहीं है, गिव नेचर टाइम। 2 साल के बाद अगर नहीं कंसीव हो पा रहा है, नेचुरली ट्राई करने के बाद भी, तब उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी को गिव राइज करते हैं, जिनमें से एक हाँ है कि भाई न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, एंड सेकेंड थोड़ा बहुत परमिशन से कनेक्टेड है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मीरा पाठक को, और आपने जाना कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, आपके घर पे किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। हमने वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश की जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए खास तौर से ज़रूरत थी जानना, लेकिन प्रश्न आप नहीं पूछ पाते हैं कहीं पर। हम सब उन सभी प्रश्नों को हमने एक साथ रखा और कोशिश किया उन सभी प्रश्नों का विस्तार से आपको समझाया जा सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, इंस्टा पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, ट्विटर या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए।